नमस्कार। चौपाल एजुस वर्ड में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि बीपीएससी टीआरई 4 का एग्ज़ाम आ गया है और उसकी तैयारी के लिए हम लोग अपना तैयारी शुरू कर दिए हैं। आप सब लोग अपनी तैयारी शुरू कर दिए होंगे। तो इसमें हमारे चौपाल एजुस वर्ड में आपको सारे सब्जेक्ट के वीडियो मिल जाएंगे। अगर हमारे वीडियो कहीं पे भी आपको दिक्कत हो तो आप सर्च करिए चौपाल एजुस वर्ड और आपको वो सारी चीज़ें मिल जाएगी। अब तक के वीडियो में हम प्राइमरी से लेके कक्षा 5 तक, फिर 9 to 10 तक के वीडियो हमने बना लिए हैं, जो हमारे ऐप पे आपको मौजूद हैं, मिलेंगे, आप उसको अच्छे से देख सकते हैं। आज का हमारा जो वीडियो है वह 11-12 का है। तो आज हम जो 11-12 के जो है क्वेश्चन लेके आए हैं, तो आज हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए अपना शुरू करते हैं आज का ये सफर 11 to 12 के क्वेश्चन के साथ। तो हमारा पहला क्वेश्चन है ये, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या मानी है। ए 13 स्वर 38 व्यंजन प्लस 51, बी 12 स्वर 34 व्यंजन प्लस बराबर 46, सी 15 स्वर 41 व्यंजन 56, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा ने वैदिक ध्वनियों की संख्या को 13 स्वर 38 व्यंजन मतलब 51, सारे व्यंजनों को मिलाकर के जो संख्या है वो 51 है। तो हमारा सही आंसर है ए 51। अगला है हमारा क्वेश्चन, खुसरो की रचना खालिक बारी वस्तुतः है। एक पहेलियों का संकलन, बी कह मुकरियों का संकलन, सी मनोरंजन परक रचना, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो खुसरो की रचना वस्तुतः जो है वह इनमें से कोई नहीं है। ना ही पहेलियों का संकलन है, ना कह मुकरियों का संकलन है, ना मनोरंजन परक रचना है। तो हमारा सही आंसर होगा इसमें से ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन हमारा है, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है। विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम है ये संस्कृत, बी अवहट्ट, सी पाली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालिक अवस्था है संस्कृत। संस्कृत। अब ये जो है हमारा कैसे होता है ये एक बार देखते हैं। संस्कृत, प्राकृत, पाली, अपभ्रंश, ऐसे इसकी जो है अवस्था है। संस्कृत है, प्राकृत है, पाली है और अपभ्रंश है। तो हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे संस्कृत। सही आंसर हमारा संस्कृत है। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म है। ए कन्नौजी अवधी, बी खड़ी बोली बुंदेली, सी ब्रज बघेली, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही युग्म जो है वो खड़ी बोली बुंदेली है। खड़ी बोली बुंदेली है। तो सही आंसर हमारा होगा बी बुंदेली, खड़ी बोली। आगे है हमारा, खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है। खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार
चटर्जी ने क्या शब्द प्रयोग किया है? ए जनपदीय हिंदुस्तानी, बी वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी, सी कौरवी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर है खड़ी बोली के लिए सुनीति कुमार चटर्जी ने जिस शब्द का प्रयोग किया है वह है वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी। सही आंसर हमारा होगा बी वर्नाक्युलर हिंदुस्तानी। तो हमारा सही आंसर है। अगला है हमारा, देखिए, देवनागरी लिपि में अ की 12 खड़ी स्वर ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? देवनागरी, यहां देखिए, देवनागरी में अ की 12 खड़ी ध्वनियों के स्थान पर प्रयुक्त करने का सुझाव किसने दिया था? ए महात्मा गांधी, बी काका कालेलकर, सी विनोबा भावे, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही आंसर है सी विनोबा भावे। सही आंसर है विनोबा भावे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिक उपयुक्त है? देवनागरी का नाम गुजरात के नागर ब्राह्मणों के कारण पड़ा। बी देवनागरी तांत्रिक चिन्ह देवनागर से संबंधित है। सी देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है, या डी उपर्युक्त में से कोई नहीं, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। सही आंसर हमारा है सी देवनागरी का विकास ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शाखा नागरी से हुआ है। अगला है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 की अध्यक्ष थे। ए आचार्य नरेंद्र, बी पीबी टंडन, सी बीजी खेर, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। सरकार उत्तर प्रदेश द्वारा निर्मित लिपि सुधार समिति 1947 के अध्यक्ष थे। तो हमारा सही आंसर है यहाँ पे आचार्य नरेंद्र देव। सही आंसर है हमारा आचार्य नरेंद्र देव। अगला है क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प चुनिए। ए ब्रज भाषा में गीतात्मक स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रज भाषा में गीतात्मकता स्वाभाविक रूप से आ जाती है। ब्रज भाषा में परुष वर्णों का अभाव है। कूट है ए और पहला और दूसरा दोनों सही है। बी पहला आंशिक सही और दूसरा सही है। सी पहला सही और पहला और दूसरा दोनों गलत है। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है पहला और दूसरा दोनों सही है। सही आंसर हमारा होगा ए, पहला और दूसरा दोनों सही है। अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला है, निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क ब पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। स्थापना अ 19वीं शताब्दी का नव जागरण भक्तिकालीन लोक जागरण से भिन्न इस बात से है कि वह उपनिवेशवादी दौर की उपज है। बी तर्क ब उनकी ऐतिहासिक अंतर्वस्तु एक समान है। अब यहाँ हमारा ये तो हमारे स्थापना और तर्क हैं। अब कूट है, ए का अ गलत और ब सही,
ब का अ सही और ब गलत, सी का अ और ब दोनों गलत, डी का उपयुक्त में से एक से अधिक, या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा, सही आंसर है ये हमारा पहला सही, दोनों सही है, इसका मतलब है उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे जो है ये यहाँ पे तो दोनों हमारा सही लग रहा है, लेकिन ये कूट में ये नहीं दिख रहा है, तो हमारा सही आंसर होगा ई, दोनों सही है। अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कवियों को उनकी जनपदीय भाषा से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट के सही विकल्प का चयन कीजिए। ए जगदीश गुप्त, बंशीधर शुक्ल, सूर्यमल मिश्र। सूची में बुंदेली, राजस्थानी, भोजपुरी, अवधी और ब्रज। तो यहाँ पे हमारा कूट है जगदीश गुप्त बुंदेली, बंशीधर शुक्ल राजस्थानी, ईश्वरी भोजपुरी, सूर्यमल मिश्रण अवधी, और पांचवा हमारा ब्रज है। तो हम कूट में देखते हैं कि क्या ये सही है हमारा कूट। हमारा कूट है ए का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा और डी का चौथा। बी का है ए का चौथा, बी का पांचवा, सी का दूसरा, डी का तीसरा। सी का ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का पहला, डी का दूसरा। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर है, इसमें से उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा जो सही आंसर होगा ये का पांचवा, ए का पांचवा, बी का तीसरा, और सी का जो है हमारा चौथा होगा, और सूर्यमल जो है वह राजस्थानी है। सूर्यमल का जो है वह डी का दूसरा है। तो हमारा यहाँ पे कूट इस तरह से है, तो हमारा इसमें सही आंसर होगा ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की नहीं है। ए ध्यान मंजरी, बी कुंडलिया, सी राम ध्यान मंजरी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा बी कुंडलिया। निम्नलिखित में से कौन सी रचना अग्रदास की जो रचना वो कुंडलिया नहीं है, तो सही आंसर होगा हमारा बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्य पंक्तियों को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से विकल्प का चयन कीजिए। तो ये यहाँ पे है हमारी काव्य पंक्तियां, और यहाँ पे रचनाकारों के नाम हैं। पहला है पंडित सल सत बखड़ाई, देह विद्ध बसंत सर जाड़ई कड़प्पा। दूसरा है 12 बरस ले कुकर जिए और 13 ले जिए सियार। तो दूसरा है सरहपा, बड़ कौशल तु राधे किनल कन नहाई लोचन आधे। जगनिक छाती ओछा पाती ओछा जन्म हमार। विद्यापति। पांचवा है रैदास। तो यहाँ पे हमारे रचनाकार हैं और उनके ये पंक्तियां हैं। तो यहाँ पे हम देखते हैं कूट में कि क्या है हमारा कूट।
अब हमारा कूट जो है देखते हैं, ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का पांचवा, डी का दूसरा। बी में ए का दूसरा, बी का चौथा, सी का पांचवा, डी का पहला और ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा, डी का पांचवा। तो हमारा सही यहाँ पे होगा ए का दूसरा, बी का तीसरा, सी का चौथा और डी का पांचवा। तो हमारा यहाँ पे ये हमारा सही आंसर ऐसे होगा। तो इसमें जो है पहला का तीसरा नहीं दिया है, पहला का दूसरा, का हमारा ये जो कूट है सम्मिलित नहीं हो रहा है, तो सही आंसर हमारा होगा ई। कूट हमारा ऐसे बन रहा है, तो यहाँ पे कूट सही नहीं है, तो हमारा सही आंसर होगा ई। आगे हमारा है प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से निम्नलिखित काव्य कृतियों का अनुक्रम है। ए विष्णु प्रिया कुकुरमुत्ता चांद का मुंह टेढ़ा है आंगन के पार। बी कुकुरमुत्ता विष्णु प्रिया आंगन के पार चांद का मुंह टेढ़ा आंगन के पार द्वार चांद का मुंह टेढ़ा कुकुरमुत्ता विष्णु प्रिया और कुकुरमुत्ता। तो यहाँ हमारा सही आंसर होगा बी कुकुरमुत्ता विष्णु प्रिया आंगन के पार द्वार चांद का मुंह टेढ़ा। हमारा एक पूछ क्या रहा है कि कब प्रकाशन का जो वर्ष था वो उसका क्रम पूछ रहा है। प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से काव्य कृतियों का अनुक्रम क्या है, उन काव्य कृतियों का अनुक्रम क्या है। तो यहाँ हमारा है कुकुरमुत्ता, फिर विष्णु प्रिया, फिर आंगन के पार द्वार चांद का मुंह टेढ़ा। फिर ये प्रकाशन का जो अनुक्रम है ऐसे है। सही आंसर हमारा होगा बी का। देखें, निम्नलिखित कथनों स्थापना और तर्क ब पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो स्थापना में भारतेंदु युग में मध्यकालीन और आधुनिकता का द्वंद्व है। तर्क ब में क्योंकि उस समय का भारतीय समाज संक्रमण के दौर से गुजर रहा था। तो हमारा यहाँ पे कूट देखिए क्या है हमारा। अ गलत और ब सही, अ और ब दोनों सही, सी असही और ब गलत, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा ब, अ और ब दोनों सही है। तो सही आंसर हमारा आगे हम देखें द्विवेदी युगीन कविता की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है। द्विवेदी युगीन की मुख्य प्रवृत्तियां क्या है। ए समाज सुधार, दो गीति काव्य की प्रचुरता, सी स्वच्छंद, चौथा इतिवृत्तात्मकता। सही विकल्प इसमें हमको चुनना है। तो हमारा सही विकल्प क्या है इसमें, पहला का ए और दो सही है, बी का दूसरा और पहला सही है, सी का पहला और चौथा सही है। तो हमारा सही आंसर इसमें क्या होगा, सी पहला और चौथा सही है। समाज सुधारक है और स्वच्छंदता है। तो सही आंसर हमारा होगा सी। आगे का देखिए सिद्धों से संबंधित रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही हैं। सिद्धों से संबंधित
रामचंद्र शुक्ल के कौन से कथन सही है? ए, ब्रजयान में आकर महासुखवाद का प्रवर्तन हुआ, नाथ पंथ सिद्धों की परंपरा से नहीं निकला, सिद्धों का साहित्य शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आता है, सिद्धों की वानियां सांकेतिक नहीं है। सही विकल्प इसमें क्या है? ए, पहला और तीसरा सही है, बी, दूसरा और पहला, सी, दूसरा और तीसरा, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा सी। सही आंसर हमारा होगा सी, दूसरा और तीसरा सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित रचनाओं को उनके रचनाकारों के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पे सूची है और यहाँ पे रचनाकारों के नाम हैं। रचनाकार हैं ए, प्राकृत प्रकाश देवसेना, श्रावकाचार वर रुचि, सी, प्रबंध चिंतामणि, तीसरा जैनाचार्य मेरुतुंग, कुमार पाल प्रतिबोध हेमचंद्र, पांचवा है सोमप्रभ सूरी। अब ये रचनाएं हैं और रचनाकार हैं। अब यहाँ पे हम कूट देखते हैं कि इनमें किसकी रचना कौन सी है। तो यहाँ पे आंसर देखिए, पहला का ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा, बी का पहला, सॉरी, बी का ए का तीसरा, डी का पांचवा, सी का पहला, डी का चौथा, सी का ए का पहला, बी का दूसरा और सी का चौथा, डी का दूसरा। यहाँ पे हम देखते हैं कि क्या कूट में मिल रहा है। तो प्राकृत प्रकाश जो है बररुचि का है, सही आंसर हमारा बररुचि है, और बी का है हेमचंद्र चौथा है, और प्रबंध चिंतामणि ये हैं हमारे जैनाचार्य मेरुतुंग, और डी है हमारे सोमप्रभ सूरी। तो हमारे कूट के हिसाब से ये हमारे क्वेश्चन आंसर नहीं मिले हैं, तो सही आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। आगे देखिए, विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ, उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? ये उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? ए, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी, रामचंद्र शुक्ल, सी, बच्चन सिंह, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन नाटक से हुआ है, यह किसका कथन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, बच्चन सिंह, डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये कथन जो है वह बच्चन सिंह का है। आंसर हमारा सही सी है, सही। तो सी पे टिक लगाएं। अगला क्वेश्चन देखें, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित उपन्यासों का सही अनुक्रम क्या है? ए, मानस का हंस, पीढ़ियां, तीसरा खंजन नयन, सुहाग के नुपुर। अब सही विकल्प यहाँ है कि यहाँ पे कैसे हैं। ए, पहला, दूसरा तीसरा चौथा, बी का चौथा पहला तीसरा दूसरा, सी का दूसरा तीसरा चौथा पहला, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारे जो प्रकाशन का क्रम है वह पहले सुहाग के चिन्ह है, फिर मानस के हंस हैं, फिर खंजन नयन, और उसके बाद से हमारा है पीढ़ियां। तो सही विकल्प हमारा बी है, सही विकल्प हमारा बी है। आगे
नीचे दो कथन दिए गए हैं। कथन एक, समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। समर्पण सगुण भक्ति का मूल है। दूसरा कथन है, भक्ति आंदोलन एकमात्र अद्वैतवाद से प्रभावित है। उपर्युक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। अब यहाँ पे कौन सा विकल्प यहाँ के लिए सही है? ए का पहला और दूसरा दोनों सही है। बी का कथन ए और कथन दो सही है। सी का कथन ए और कथन दो दोनों गलत है। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ हमारा जो है कोई भी सही नहीं है, तो हमारा ये आंसर होगा उपर्युक्त में से कोई नहीं। हमारा इसमें कोई भी आंसर इसमें सही नहीं है। अगला है हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, पहली तावन अनुहरई गोरी मुह कमलस्य अट्ठिनी पुण्य उन्मयी पंडी पयली चंदस्य। प्रस्तुत काव्य पंक्ति किस कवि की है? ए स्वयंभू, बी हेमचंद्र, सी पुष्पदंत, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे ये जो कृति है, ये जो रचना है वो पुष्पदंत की है, तो सही आंसर होगा हमारा सी पुष्पदंत। आगे देखिए, स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य किसने माना है? स्वयंभू का रामायण, इसको सबसे पुराना और सबसे उत्तम किसने माना है? ए राहुल सांकृत्यायन, बी रामकुमार वर्मा, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा ये राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन जी ने स्वयंभू का रामायण को हिंदी का सबसे पुराना और सबसे उत्तम काव्य माना है। आगे है, प्रेम की पीर ही लेकर इनकी वाणी का प्रादुर्भाव हुआ है। प्रेम मार्ग का ऐसा प्रवीण और धीर पथिक तथा जमादानी का ऐसा दावा रखने वाला ब्रज भाषा का कोई दूसरा कवि नहीं हुआ। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रस्तुत कथन किस कवि को आधार बनाकर कहा है? देव, बी बोधा, सी घनानंद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा सी घनानंद। घनानंद जी के बारे में इन्होंने ये बातें लिखी हैं। आगे है, पंत जी ने समाजवाद के प्रति भी रुचि दिखाई और गांधीवाद के प्रति भी। ऐसा प्रतीत होता है कि लोक व्यवस्था के रूप में तो समाजवाद की बातें उन्हें पसंद हैं और व्यक्तिगत साधना के लिए गांधीवाद की बातें। पंत के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? ए बच्चन सिंह, बी रामचंद्र शुक्ल, सी रामविलास शर्मा, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है रामविलास शर्मा का है। हमारा सही आंसर है रामविलास शर्मा। आगे है, बिहारी अकेले कवि हैं जिन्होंने ग्रामीण संस्कृति के विरुद्ध घृणा की अभिव्यक्ति की है। यह कथन किस आलोचक का है? ए नेमी चरण जैन, बी बच्चन सिंह, सी राम स्वरूप चतुर्वेदी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा सी राम स्वरूप चतुर्वेदी। राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने ये बातें कही हैं। कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? कठोपनिषद की यम नचिकेता की कहानी पर आधारित रचना कौन सी है? ए आत्मजयी, बी चक्रव्यूह, सी संशय की एक रात, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कठोपनिषद की यम नचिकेता कहानी पर आधारित रचना आत्मजयी है। सही आंसर है आत्मजयी। सही आंसर ए आत्मजयी।
अगला है जन्म काल के अनुसार निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। ए भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन, सिया राम गुप्त, माखन लाल चतुर्वेदी। बी जो है माखन लाल चतुर्वेदी, सिया राम गुप्त, बालकृष्ण नवीन और भगवती चरण नवीन। सी है माखन चतुर्वेदी, सिया राम गुप्त, भगवती चरण वर्मा, बालकृष्ण शर्मा, नवीन। और डी है उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा जो सही आंसर होगा पहला है, इसमें हमारा माखन लाल चतुर्वेदी 1819 में हुए हैं, सियाराम जी का जन्म 1895, भगवती वर्मा 1903 और बालकृष्ण जो है 1897 में हुए हैं। तो हमारा जो क्रम है वह सबसे पहले माखन लाल चतुर्वेदी से है। तो ये क्रम जो है, इसमें जो क्रम दिया गया है वो सही नहीं है। तो हमारा सही आंसर होगा ई उपर्युक्त में से एक से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला है नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की ही हो सकती है और उनका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थ बोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला यह विराट मध्य और निम्न वर्ग मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। नई कहानी के संदर्भ में उपयुक्त कथन किस लेखक का है? ये जो कहानी है इसके लेखक कौन है? तो इसका नाम है भीष्म साहनी, ए, बी शिवप्रसाद सिंह, सी राजेंद्र प्रसाद, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा सी राजेंद्र प्रसाद। सही आंसर हमारा है राजेंद्र प्रसाद। अगला है हमारा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी बातें केशव दास के बारे में रामचंद्र शुक्ल ने कही हैं? ए केशव को कभी हृदय नहीं मिला था। ई उनमें वह सहृदता और भावुकता भी न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। तीसरा, वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने पांडित्य और रचना की धाक जमाना चाहते थे। चौथा, अपनी रचनाओं में उन्होंने केशव ने संस्कृत साहित्य की युक्तियों से परहेज किया है। अब यहाँ पे सही विकल्प चुनना है कि सही क्या है। सही विकल्प है पहला, केशव को हृदय कभी नहीं मिला था। दूसरा, उनमें सहृदता और भावुकता नहीं थी। तीसरा, वे संस्कृत के सामग्री लेकर के अपने पांडित्य की रचना करते थे। तो यहाँ पे हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा एक से अधिक। उनमें सही रचना है हमारा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण किस साहित्य का इतिहासकार ने सुझाया है? किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? ए मिश्र बंधु, बी जॉर्ज ग्रेसन, सी डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए ब्रज का कृष्ण काव्य नामकरण जिस साहित्यकार ने सुझाया है उनका नाम है मिश्र बंधु। उनका नाम है मिश्र बंधु। अगला है हमारा क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, आध्यात्मिकता रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं। रामचंद्र शुक्ल ने यह टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में की है? ए बिहारी जी, बी रजनीकांत खान, सी मलुकदास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या यू उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने यह टिप्पणी
रसखान जी के लिए किया था। क्वेश्चन बी हमारा यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देव पहचान, परिव दंड जिमि धरनी तल दशा न जाई बखान। प्रस्तुत पंक्ति रामचरितमानस के किस कांड से उद्धृत है? तो ए अयोध्या कांड, बी बाल कांड, सी सुंदर कांड, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सजल नयन तन पुलक निज इष्ट देहु देव पहचान, परेउ दंड जिमि धरनि तय दशा न जाई बखान। यह जो है पंक्ति, यह बाल कांड से लिया गया है। रामचरितमानस के बाल कांड से यह लिया गया है। तो सही आंसर हमारा होगा बी। जीवन मुह चाही को नीको पंक्ति में भाव है। ए करुणा भाव, बी क्रोध भाव, सी प्रेम भाव, डी उपयुक्त में से या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा क्या होगा? जीवन मुह चाही को नीको, करुणा भाव, प्रेम भाव। यहाँ पे हमारा जीवन मुह चाही को नीको को स्वार्थपरता से जोड़ा गया है। स्वार्थ से जोड़ा गया है। जोड़ा गया है। अब यहाँ पे करुणा भाव में भी स्वार्थ नहीं है, क्रोध भाव में भी स्वार्थ नहीं, प्रेम भाव में भी स्वार्थ नहीं है। तो सही उत्तर हमारा होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है, कामायनी के निम्न सर्गों का सही अनुक्रम है। कामायनी के जो निम्न सर्ग हैं उनका अनुक्रम इस प्रकार है। ए ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न कर्म, बी कर्म ईर्ष्या ईड़ा स्वप्न, सी ईड़ा कर्म स्वप्न ईर्ष्या, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कामायनी के निम्न सर्ग जो है उनका अनुक्रम है ईड़ा कर्म स्वप्न ईर्ष्या। सही आंसर हमारा होगा सी। सही आंसर हमारा है ईड़ा कर्म स्वप्न और ईर्ष्या। अगला है हमारा, प्रसाद के नाटकों का शरीर जहां पूर्ण साहित्यिक है वहां उसका मन अनिवार्यतः ऐतिहासिक है और उनकी आत्मा शुद्ध साहित्यिक। नाटककार प्रसाद के बारे में उक्त मत किसने दिया है? ये मत जो है वह किसका है? ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी, बी डॉक्टर नागेंद्र, सी डॉक्टर नेमी चंद्र जैन और डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर हमारा होगा आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। सही आंसर हमारा ए आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी। अगला है हमारा, मुक्ति बोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए। मुक्ति बोध की प्रतिबंधित रचना का नामोल्लेख कीजिए। ए नए इतिहास का सौंदर्य, बी कामायनी एक पुनर्विचार, सी भारत इतिहास और संस्कृति, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा क्या सही हो सकता है? नए इतिहास का, नए साहित्य का सौंदर्य, नए साहित्य का सौंदर्य। सही आंसर होगा हमारा ए। अगला क्वेश्चन है, भारतेंद्र कृत निम्नलिखित नाटकों को उनके नाट्य रूप के साथ सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प का चयन कीजिए। ए भारत दुर्दशा पहला प्रहसन, बी चंद्रावली दूसरा भाड़, विस्मयी विषय औषधम नाटिका, अंधेर नगरी नाट्य राशक। अब यहाँ पे कूट दिए हैं, इसमें सही कूट क्या है?
ए का पहला, ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का पहला। बी का दूसरा, डी का पहला, सी का तीसरा और डी का चौथा। सी में ए का पहला, बी का चौथा, सी का तीसरा, डी का दूसरा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा, सही आंसर हमारा है ए का सही आंसर है हमारा ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का पहला। सही आंसर हमारा है। अगला है, निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। निम्नलिखित रचनाकारों का उनके जन्म वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम है। सही अनुक्रम, ए बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी। बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण प्रेमघन, राधाचरण गोस्वामी और बालकृष्ण भट्ट। सी भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण प्रेमघन, बालकृष्ण भट्ट और राधाचरण गोस्वामी। डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए बालकृष्ण भट्ट, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बद्री नारायण प्रेमघन और राधाचरण गोस्वामी। तो सही आंसर हमारा है यहाँ पे ए। अगला है हमारा, निम्नलिखित उपन्यासों के पात्रों का सही मिलान कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से विकल्प चयन कीजिए। ए मैला आंचल, पहला अमरपाल सिंह, बी नदी के द्वीप डॉक्टर प्राणनाथ, सी गोदान हरिगौरी सिंह और डी झूठा सच डॉक्टर भुवन। अब यहाँ पे जो हमारा कूट है, कूट में देखिए ए का पहला, बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। बी का ए का तीसरा, डी का चौथा, सी का पहला, डी का दूसरा। सी में ए का चौथा, बी का पहला, सी का दूसरा और डी का तीसरा। अब हमारा इसमें सही आंसर क्या है? सही कूट में दिया है ए का दूसरा, बी का हमारा है चौथा और सी का है हमारा सी का तीसरा और झूठा सच हमारे पास है। तो यहाँ पे कूट में इसका मिलान नहीं मिल रहा है, तो सही आंसर होगा हमारा ई, उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन है, आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो ए डॉक्टर रामकुमार वर्मा, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा सही आंसर क्या है? आदिकाल को आदिकाल नाम किसने दिया है? तो सही आंसर हमारा है सी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को आदिकाल नाम दिया है। अब है अगला क्वेश्चन है, आशा जीवे जग मरे, लोग मरे मर जाए, सोई मुवे धन संचते, सो उबरे जे खाए। किस कवि की पंक्तियां हैं? यह पंक्तियां किस कवि की हैं? तो आंसर में है ये रहीमदास है, रविदास है, गरीबदास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये पंक्तियां जो हैं वह रविदास जी की है। सही आंसर है हमारा बी, रविदास। अगला है, पंडित विश्वनाथ मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया?
पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया है? ए श्रृंगार काल, बी रीत काल, सी अलंकृत काल, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम दिया है। सही आंसर होगा हमारा ए श्रृंगार काल। फीकी मन नीकी लगे कहिए समय विचार, सबको मन हर्षित करे जो ब्याह की गार। यह किस कवि की रचना है? ये किस कवि की रचना है? ए रहीम, बी बृंद, सी कबीर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह जो कवि की रचना है वह है रहीमदास। रहीमदास की ये रचना है। मेड़ तोड़ दी किस एकांकीकार की रचना है? मेड़ तोड़ दी यह के किस एकांकीकार की रचना है? ए उदय भट्ट, उदय शंकर भट्ट, बी राम कुमार वर्मा, सी लक्ष्मी नारायण मिश्र, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मेड़ तोड़ दी यह डॉक्टर राम कुमार वर्मा की एकांकी रचना है। सही आंसर होगा हमारा बी डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आगे देखें, राम दरस मिश्र का 1999 ईस्वी में प्रकाशित साक्षात्कार है। ए कहना होगा, बी गांव के मन से रूबरू, सी अंतरंग, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे रामदरस मिश्र का 1999 प्रकाशित साक्षात्कार इसमें से कौन है? यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा डी उपयुक्त में से एक से अधिक। 1999 में प्रकाशित साक्षात्कार में उनके कहना होगा और गांव से रूबरू ये दोनों ही प्रकाशित हुआ था। तो सही यहाँ एक से अधिक है, तो सही आंसर होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। अब अगला है क्वेश्चन, चल पड़े जिधर दो डगमग में, चल पड़े कोटिपग उसी ओर। किसकी पंक्तियां हैं? ये पंक्तियां किसकी हैं? ये मैथिली शरण गुप्त, बी राम नरेश त्रिपाठी, सी सुभद्रा कुमारी चौहान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा सी सुभद्रा कुमारी चौहान। ये सुभद्रा कुमारी चौहान की पंक्तियां हैं। अगला है, मन्नू भंडारी का संग्रह नहीं है। ए मन्नू भंडारी जो है उनके संग्रह नहीं है। ए मैं हार गई, यही सच है, सी लंदन की एक रात, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मन्नू भंडारी का संग्रह जो है नहीं है, ये है मैं हार गई। क्वेश्चन नंबर ए मैं हार गई। आगे है, उसने नारियल को कसकर एक गाली दी और जोर से ठोकर लगाई। नारियल लुढ़कता हुआ समुद्र की लहरों की तरफ चला गया। उस लड़के का परिचय केवल इतना ही है कि वह शाम के समय चौपाटी के मैदान में जमा होने वाली भीड़ में घूम रहा था। ऐसे घुमक्कड़ मवाली के विषय का कथन किस लेखक का है? यह कथन किस लेखक का है? ये मोहन राकेश, बी यशपाल, सी चित्रा मुग्दल, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर है बी यशपाल जी का ये कथन है। हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना है। हरिशंकर परसाई की इसमें व्यंग रचना है। ए रेशमी टाई, बी सुंदर कली, सी बैठे ठाले, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हरिशंकर परसाई की व्यंग रचना जो है वो है ये रेशमी टाई। अगला है, अनुभूति के द्वंद्व ही
से प्राणी के जीवन का आरंभ होता है। उच्च प्राणी मनुष्य भी केवल एक जोड़ी अनुभूति लेकर इस संसार में आता है। बच्चे के छोटे से हृदय में पहले सुख और दुख की सामान्य अनुभूति भरने के लिए जगह होती है। उपर्युक्त विचार आचार्य शुक्ल की कृति चिंतामणि के किस निबंध का प्रारंभिक रूप है? ए, कविता क्या है? बी, भाव और मनोविकार। सी, करुणा। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे चिंतामणि के निबंध से है भाव और मनोविकार। सही आंसर है बी, भाव और मनोविकार। अगला है, नारायण दास ने मुझसे कहा था कि यहाँ सब चीज टके सेर मिलती है, तो मैंने इसकी बात का विश्वास नहीं किया था। बच्चा, यह कौन सी नगरी है और इसका कौन सा राजा है जहाँ टके सेर भाजी और टके सेर खाजा है? उपर्युक्त कथन भारतेंदु की अंधेर नगरी के किस पात्र का है? ए, नारायण दास। बी, गोल कोतवाल। सी, गरेड़िया। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह कथन जो है वह नारायण दास नामक पात्र का है। सही आंसर है हमारा ए, नारायण दास। पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता समवेत स्वर। अगला क्वेश्चन है, पर्दा उठने पर अंधेरे में सुनाई देता समवेत स्वर। धम्म शरणम गच्छामि, संग शरणम गच्छामि, बुद्ध शरणम गच्छामि। उपर्युक्त संवाद किस नाट्य कृति की प्रथम अंक से प्रारंभ है? अंधी गली। बी, आधे अधूरे। सी, लहरों के राजहंस। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर होगा अंधी गली। सही आंसर है हमारा यहाँ पे अंधी गली। अगला है, कमलेश्वर की कहानी नहीं है। कमलेश्वर की कहानी नहीं है। ए, दोपहर का भोजन। बी, गर्मियों का दिन। सी, नीली झील। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो कमलेश्वर जी की कहानी जो है इसमें नीली झील, ये इनकी कहानी नहीं है। तो सही आंसर है हमारा नीली झील। अगला है, गंगा के पार झूसी के खंडहर और उसके आसपास के गांवों के प्रति मेरा जैसा अकारण आकर्षण रहा है, उसे देखकर ही संभवतः लोग जन्म जन्मांतर के संबंध का व्यंग करने लगे हैं। मैं भी तो आश्चर्य की बात है भी तो आश्चर्य की बात। उपर्युक्त संदर्भ महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र के किस संस्मरण का अंश है? ए, रामा। बी, भाभी। सी, घीसा। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो ये संस्मरण जो है वो रामा का अंश है। सही आंसर है रामा। अगला क्वेश्चन है, आषाढ़ का पहला दिन और ऐसी वर्षा, माँ ऐसी धारासार वर्षा, दूर दूर तक उपत्यकाएं भीग गईं, और मैं भी तो देखो ना माँ कैसी भीग गई हूँ। उपर्युक्त संवाद मोहन राकेश के नाटक आषाढ़ का एक दिन में किसका है? यहाँ पे कुछ पात्रों के नाम हैं। अब इसमें ये जो उपर्युक्त कथन है वो किस पात्र का है? ए, अंबिका। बी, तरंगिणी। सी, संगिनी। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इसमें जो कथन है वह अंबिका का है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर अंबिका वो सही है। नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? नई समीक्षा नए संदर्भ किसकी आलोचनात्मक पुस्तक है? ए, डॉक्टर रामविलास शर्मा। बी, डॉक्टर नागेंद्र। सी, नंद दुलारे वाजपेयी। डी, उपर्युक्त में से एक से अधिक। या ई, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यह रचना जो है वह डॉक्टर रामविलास का है। ये रचना डॉक्टर रामविलास जी का है। आगे है हमारा क्वेश्चन,
पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण की पुस्तक का नाम है। पंडित कामता प्रसाद के हिंदी व्याकरण के पुस्तक का नाम है ये सरल हिंदी व्याकरण, बी मानक हिंदी व्याकरण, सी सुबोध हिंदी व्याकरण, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा बी मानक हिंदी व्याकरण। पंडित कामता प्रसाद गुरु के हिंदी व्याकरण का पुस्तक का नाम है मानक हिंदी व्याकरण। आगे है डॉक्टर भोलानाथ तिवारी की भाषा विज्ञान की पुस्तक का नाम है। ए भाषा और भाषिकी, बी हिंदी भाषा का इतिहास, सी भाषा विज्ञान, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा ए भाषा और भाषिकी। सही आंसर है भाषा और भाषिकी। आगे है हिंदी के उच्छिप्त व्यंजन का चयन कीजिए। ए झ, ढ, ड़, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे एक व्यंजन नहीं, ये झ और ढ दोनों उच्छिप्त व्यंजन है। तो हमारा सही आंसर होगा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। आगे देखिए, तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन कीजिए। ए खटिया, खाट, बी गायक, गाना, सी भुलक्कड़, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे जो है तद्धित प्रत्यय युक्त शब्द का चयन करना है। तो यहाँ पे ये भी तद्धित प्रत्यय है, ये भी तद्धित प्रत्यय है। तो यहाँ पे सही आंसर होगा हमारा डी उपर्युक्त में से एक से अधिक। शंकर शब्द का चयन कीजिए। ए अंजलि, बी कन्हैया, सी सुथनी, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो शंकर शब्द का है वह है कन्हैया। सही आंसर है हमारा बी कन्हैया। अगला है क्वेश्चन, नमस्ते का संधि विच्छेद है। ए न प्लस मस्ते, बी नम प्लस अस्ते, सी नमः प्लस अस्ते, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ सही आंसर होगा सी नम प्लस अस्ते। सही आंसर है हमारा नम प्लस अस्ते, नमस्ते। अगला है, चयन शब्द में किस संधि की योजना है। ए यड़ संधि, बी ययाद संधि, सी वृद्ध संधि, या डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो चयन शब्द में जो है अयाद संधि है। चयन शब्द में जो है अयाद संधि लगाई गई है। सही आंसर होगा हमारा अयाद। अगला है, त्रिलोचन में किस समास की योजना है। त्रिलोचन शब्द में कौन सा समास है। तो त्रिलोचन में हमारा ए द्वंद्व समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास, डी उपर्युक्त में से एक से अधिक, या ई उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो त्रिलोचन जहां पे संख्यावाचक शब्द होते हैं, जहां पे संख्यावाचक समास होते हैं, वहां पे होता है हमारा द्विगु समास। यहाँ पे त्रिलोचन मतलब तीन आंखों का, इसमें तीन आंखें, संख्या तीन है, और आंखें, लोचन मतलब आंखें। तो यहाँ पे संख्या का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे होगा द्विगु समास। सही आंसर है हमारा सी द्विगु समास। संख्या में बस दौड़ रहे हैं में कौन सा पद बंध है। संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, इसमें कौन सा पद बंध है।
ए संज्ञा पदबंध, बी सर्वनाम पदबंध, सी विशेष पदबंध, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संख्या में बस 11 बच्चे दौड़ रहे हैं, में संज्ञा पदबंध होगा। सही आंसर है हमारा ए संज्ञा। अगला है इंटरनेशनल के लिए हिंदी की शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। ए अंतरराष्ट्रीय, बी अंतरराष्ट्रीय, सी अंतरराष्ट्रीय, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहां हमारा सही आंसर होगा अंतरराष्ट्रीय, अंत। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेना का पर्यायवाची शब्द है। सेना का पर्यायवाची शब्द है ए मतंग, बी दल, सी कटक, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सेना का पर्यायवाची जो होगा वो होगा दल। सही आंसर है हमारा बी, सेना का पर्यायवाची होता है दल। अगला है असन का अर्थ भोजन है, तो समरूपी भिन्नार्थी शब्द असन का अर्थ है। ए बैठक, बी सरल, सी सीधा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे असन शब्द का अर्थ भोजन है, तो समरूपी भिन्नार्थी असन का शब्द का अर्थ है बैठक। सही आंसर होगा हमारा बैठक। निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा भाववाच्य वाक्य है? ए माँ बच्चे को दूध पिला रही है, बी ललिता से तेज नहीं दौड़ा जाता, सी नौकर घर की सफाई करेगा, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है ललिता से तेज नहीं दौड़ा जा रहा है, यहाँ पे भाववाच्य है। सही आंसर होगा हमारा बी भाववाच्य, ललिता से तेज नहीं दौड़ा जाता। अगला है शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। ए आज रविवार का दिन है, बी सोनी मोनी और ऋतु आएंगी, सी वह घोड़ा को दौड़ाने ले गया है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे सही आंसर होगा आज रविवार का दिन है। अगला है संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। माधवी और विनीता मधुर गीत गा रही हैं, बी तुमने पढ़ना सीखकर अपना काम पूरा कर लिया, सी मैं लिख रहा हूं और तुम हंस रहे हो, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो है मैं लिख रहा हूं और एक सेंटेंस है लिख रहा हूं और तुम हंस रहे हो, ये दो काम एक साथ हो रहे हैं, एक लिख रहा है और एक हंस रहा है। तो यहाँ पे संयुक्त अक्षर संयुक्त वाक्य जो है ये है मैं लिख रहा हूं और तुम हंस रहे हो। तो सही आंसर होगा हमारा सी। किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? यहाँ पे किस वाक्य में संयुक्त क्रिया का प्रयोग हुआ है? ए तुम यहाँ आ जाओ, बी वह घर जाता है, सी वह सड़क पर क्यों खड़ा है, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं है। तो यहाँ पे तुम यहाँ आ जाओ ये दो सेंटेंस हैं, पहले तो तुम अब यहाँ आ जाओ, ये जो दो सेंटेंस हैं वो संयुक्त क्रिया का प्रयोग यहाँ पे किया गया है। थाली का बैगन मुहावरे का अर्थ। थाली का बैगन होना मुहावरे का अर्थ है ए सब्जी बनाने की तैयारी, बी कटने की स्थिति और सी अस्थिर विचार वाला, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही आंसर क्या हो सकता है? क्या सब्जी बनाने की तैयारी चल रही है या फिर कटने की तैयारी, बैगन कटने की तैयारी चल रही है, या अस्थिर विचार। मतलब जब हम बैगन को थाली में रखते हैं गोल बैगन को, तो वो थाली में लुढ़कता रहता है इधर का उधर। तो हम लोग कभी कभी अपने मुहावरों में बोलते हैं कि ये थाली का बैगन है, इधर उधर
अस्थिर रहने वाला है। तो सही आंसर होगा अस्थिर विचार, जिसका विचार एक जगह स्थिर ना हो तो वहां पे होगा हमारा सही थाली का बैगन होना, उसको बोलते हैं। तो सही आंसर होगा हमारा ये अस्थिर विचार वाला। लोकोक्ति प्रयोग में किसका परिवर्तन नहीं होता? यहाँ पे लोकोक्तियों का प्रयोग, उसमें प्रयोग करने में किसका परिवर्तन नहीं होता है? ए लिंग, बी वचन, सी क्रिया, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो लोकोक्ति में प्रयोग में लगभग सारी चीजों का प्रयोग होता है, परिवर्तन होता है। तो सही आंसर इसमें होगा उपयुक्त एक में एक से अधिक। सही आंसर होगा हमारा डी। अब ये है रा किस विभक्ति का कारक है? रा किस विभक्ति का कारक है? ए कर्म, बी करण, सी अपादान, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो रा जो है वह कर्म विभक्ति का कारक चिन्ह है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ए। अगला है पारिभाषिक शब्द निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? पारिभाषिक शब्द के निर्माण में कौन सा सिद्धांत नाम सामने नहीं आया है? ए परिभाषावादी, बी संस्कृतवादी, सी अंग्रेजीवादी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सही आंसर इसमें हमारा क्या होगा? लगभग पारिभाषिक शब्द निर्माण में सारे सिद्धांत सामने आए हैं। तो सही आंसर होगा इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं। उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला है कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी शब्द वाला शब्द। कंप्यूटर के लिए शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है ये कंप्यूटर, बी कंप्यूटर, सी कम्प्यूटर, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा बी कंप्यूटर। अगला क्वेश्चन है नूतन ब्रह्मचारी का आरंभिक प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है? नूतन ब्रह्मचारी का प्रकाशन किस पत्रिका में हुआ है? ए बाल बोधनी, बी ब्राह्मण, सी हिंदी प्रदीप, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ई हिंदी प्रदीप। सही आंसर है हमारा हिंदी प्रदीप। हिंदी की महाप्राणीकरण संधि है? ए दुर्बल, बी निषेध, सी कभी, डी उपयुक्त में से एक से अधिक या ई उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं। दुर्बल, निषेध और कभी ये महाप्राणीकरण संधि में नहीं आते हैं। तो यहाँ पे हमारा 41 से लेकर के 120 क्वेश्चन का जो ये पूरा वीडियो है आज हमने सॉल्व कराए हैं। ये 11 और टू 12 के लिए ये क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिएगा। जो भी समझ में नहीं आएगा तो फिर आप ऐप पे जाकर को उसको अच्छे से देख लीजिएगा। आपको सारा सामग्री एक जगह मिल जाएगी और आप लोग अच्छे से तैयारी करिए अपने पेपर की तैयारी। बाकी 1 से लेके 40 तक के क्वेश्चन वो जीएस से आते हैं तो पहले ही सॉल्व हो चुके हैं। वो हमारे पीडीएफ पे हमारे चौपाल एजुसवर्ड और यूट्यूब पे पढ़ चुके हैं। तो आप इसको अच्छे से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। बाकी आगे की वीडियो लेकर के हम फिर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।